बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आपका स्वागत है। हमने पिछले व्याख्यान में बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पर बात की थी, समष्टि अर्थशास्त्र की आधारभूत अवधारणाओं पर। उसी श्रृंखला में आज हम स्थितिकी व प्रावेगिक विश्लेषण पर बात करेंगे। स्थितिकी, तुलनात्मक स्थितिकी व प्रावेगिकी। आर्थिक विश्लेषण में इन अवधारणाओं का उपयोग व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में किया जाता है। स्थितिकी का अर्थ यदि हम देखें तो स्थैतिक विश्लेषण में विभिन्न चल राशियों के मूल्यों में जो संबंध स्थापित किए जाते हैं वे एक ही समय से संबंधित होते हैं, इसलिए इसे समय रहित विश्लेषण कहा जाता है। तुलनात्मक स्थितिकी, इसके अंतर्गत हम एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन पर जाते हैं और उनकी तुलना करते हैं। अतः तुलनात्मक आर्थिक स्थितिकी में दो संतुलन बिंदुओं की तुलना की जाती है, परंतु परिवर्तन की प्रक्रिया तथा परिवर्तन के पथ का अध्ययन नहीं किया जाता है। तीसरी जो अवधारणा है वो प्रावेगिकी। आर्थिक प्रावेगिकी में चल राशियों का संबंध विभिन्न समयावधियों में देखा जाता है। इसके अंतर्गत संतुलन के भंग हो जाने पर नए संतुलन की प्रक्रिया एवं पथ को ध्यान में रखा जाता है। आर्थिक स्थितिकी और प्रावेगिकी का अंतर को जे.आर. हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। प्रोफेसर जे.आर. हिक्स के अनुसार, मैं आर्थिक सिद्धांत के उन भागों को आर्थिक स्थितिकी कहता हूँ जहाँ हमें तिथीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तथा आर्थिक प्रावेगिकी उन भागों को कहता हूँ जहाँ तिथीकरण आवश्यक होता है। स्थितिक व प्रावेगिकी व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी पढ़ाए जाते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में भी। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित अवधारणाएं और उदाहरण आपने पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आज के इस व्याख्यान में हम समष्टि आर्थिक स्थितिकी, तुलनात्मक स्थितिकी व प्रावेगिक आर्थिक विश्लेषण पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो सबसे पहले समष्टि आर्थिक स्थितिकी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिक्स। यह समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समय बिंदु पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अंतिम संतुलन स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। ऐसी संतुलन अवस्था को हमने इस समीकरण के माध्यम से दर्शाया है। y = C+I। y आय है, C उपभोग और I निवेश। हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। तो हमने x अक्ष पर राष्ट्रीय आय और y अक्ष पर हमने कुल व्यय लिया है, C व I। कीन्स के इस स्थैतिक मॉडल के अनुसार राष्ट्रीय आय का स्तर उस बिंदु पर संतुलन में होगा जहां समग्र मांग फलन, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, समग्र पूर्ति फलन को काटे। यानी समग्र मांग फलन, एग्रीगेट डिमांड, समग्र पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर जहां होगी वहां संतुलन होगा। रेखा चित्र में बिंदु E, ये बिंदु, इस बिंदु पर एग्रीगेट डिमांड जो कि C+I और एग्रीगेट सप्लाई को दिखाने वाली रेखा जो ये इसके बिंदु E पर ये दोनों बराबर हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं,
अर्थात ये एक संतुलन की स्थिति होगी। यहाँ पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण y होगा। रेखा चित्र में बिंदु ई पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ राष्ट्रीय आय का स्तर y है। यह समष्टि स्थितिकी का उदाहरण है। सेकंड जो कंसेप्ट है वो समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति की, कंपैरेटिव स्टैटिक। समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति की समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंदर समष्टि चरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्थापित दो अलग अलग संतुलन अवस्थाओं की तुलना की जाती है। इस चीज़ को हमने रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया है। जो हमने पहले स्थितिकी में समीकरण लिया था वही y इज इक्वल टू सी प्लस आई। y कुल आय या राष्ट्रीय आय है, c उपभोग और i निवेश है। इस स्थिति में संतुलन बिंदु, प्रारंभिक संतुलन बिंदु की हम बात करें जब E है, E1 तो E1 संतुलन बिंदु पर समग्र मांग, ये जो समग्र मांग को दर्शाने वाला वक्र है, समग्र पूर्ति वक्र के बराबर है या ये एक दूसरे को काट रहे हैं। ये प्रारंभिक संतुलन का बिंदु है। इस संतुलन बिंदु पर राष्ट्रीय आय y1 होगी। यदि स्वायत्त निवेश I को डेल्टा I से बढ़ा दिया जाए तो नया समीकरण जो हमारा होगा y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। स्वायत्त निवेश में डेल्टा I के बराबर वृद्धि करने के कारण जो समग्र मांग फलन है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है, ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा अपने राइट साइड को, डेल्टा I के बराबर, क्योंकि निवेश स्वायत्त है। और संतुलन का एक नया बिंदु जो है बनेगा जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को काटेगा या एक दूसरे के बराबर होंगे। बिंदु E2 जो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है रेखा चित्र में, बिंदु E2 पर जो नया संतुलन आया है वहाँ राष्ट्रीय आय y2 निर्धारित हुई। तो इन दो संतुलन के बिंदुओं E1 और E2 की जो तुलना की जाती है, इन दो संतुलन बिंदुओं की अवस्था में राष्ट्रीय आय का तुलनात्मक विश्लेषण ही समष्टि तुलनात्मक स्थिति की है। समष्टि आर्थिक प्रावैगिकी को यदि सामान्य रूप से समझाने का प्रयास किया जाए तो समष्टि चरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्थापित नए संतुलन की प्रक्रिया और उसका पथ का अध्ययन समष्टि प्रावैगिकी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ जो रेखा चित्र है हमारा आय और व्यय को दर्शाने वाला, ये राष्ट्रीय आय है, ये कुल व्यय y अक्ष पर हम लेते हैं। रेखा चित्र में समग्र मांग फलन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कुल उपभोग व कुल विनियोग से मिलकर बना है। समस्त पूर्ति फलन ASF एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन दर्शाया गया है। ये समग्र पूर्ति फलन है और ये समग्र मांग फलन। प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक संतुलन की स्थिति में समग्र मांग फलन समग्र पूर्ति फलन के बिंदु E0 पर बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर समग्र मांग वक्र समग्र पूर्ति वक्र को काट रहा है। E0
बिंदु संतुलन का बिंदु है। इस पर राष्ट्रीय आय OY1 निर्धारित हुई। अब यदि विनियोग को डेल्टा आई से बढ़ा दिया जाए तो इसके कारण समग्र मांग फलन है जो उसमें परिवर्तन होगा। परिणाम स्वरूप समग्र मांग को दर्शाने वाला जो वक्र है एग्रीगेट डिमांड कर्व, वो अपवर्ड शिफ्ट होगा ऊपर की ओर डेल्टा आई के बराबर, और एक नया वक्र हमें प्राप्त होगा जो कि C प्लस आई प्लस डेल्टा आई के रूप में हमारे सामने है। समग्र पूर्ति में कोई बदलाव नहीं आया। समग्र मांग में वृद्धि के कारण अब संतुलन भंग हो गया और एक नई संतुलन का बिंदु E2 हमें प्राप्त हुआ है। इस E2 बिंदु पर राष्ट्रीय आय जो है OY1 से बदलकर OY2 हो जाती है। तो राष्ट्रीय आय में जो ये वृद्धि हुई है Y1 Y2 की, इस वृद्धि का जो परिवर्तन का पथ है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो दो संतुलन के बिंदु हमारे पास आए हैं E0 और E1, या हम इसे E1 E2 कह दें, दोनों ही बात वही है, तो सीक्वेंस में कंटिन्यूशन में हूँ। चूँकि ये जो परिवर्तन हुआ है संतुलन में, ये परिवर्तन तात्कालिक नहीं हुआ है कि जैसे ही स्वायत्त निवेश में परिवर्तन किया वैसे के वैसे ही राष्ट्रीय आय में परिवर्तन हो गया है। ऐसा नहीं है। इस परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, एक रास्ता है, पथ है कि जैसे ही स्वायत्त निवेश में वृद्धि की तो उसके कारण एक अवधि में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। फिर ये एक क्रम है, पथ इस तरह का, ये पथ इसका है। इसके बारे में विस्तृत रूप से हम जब गुणक पढ़ेंगे, और ख़ास तौर से गत्यात्मक गुणक डायनेमिक मल्टीप्लायर जब पढ़ेंगे, तो वहाँ जो आय में परिवर्तन की प्रक्रिया और पथ दोनों को विस्तार से इस पर हम बात करेंगे। तो प्रावेगिकी या समष्टि आर्थिक प्रावेगिकी में जो परिवर्तन होता है संतुलन में, उस परिवर्तन की क्या प्रक्रिया है, उस परिवर्तन का क्या पथ या रास्ता रहा है, उसके बारे में बात की जाती है। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने प्रावेगिकी की कई परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम हिक्स की परिभाषा पर विचार करते हुए बात को समझ सकते हैं, जैसा हमने पूर्व में बताया है। प्रोफेसर रैगनर फ्रिस ने प्रावेगिक विश्लेषण की एक विशेषता यह बताई है कि इसमें चल राशियों का संबंध विभिन्न अवधियों डिफरेंट पीरियड्स के संदर्भ में देखा जाता है। जैसे इस वर्ष का उपभोग पिछले वर्ष की आमदनी पर निर्भर करे तो यह प्रावेगिक विश्लेषण का अंग माना जाएगा। गार्डन एक्ले के अनुसार प्रावेगिकी में विलंब लैग्स, अभ्यस्तता व संचय राशियों की दशाएं शामिल की जाती हैं। अर्थशास्त्र में प्रावेगिक विश्लेषण का बहुत महत्व है। 1930 के दशक व 1940 के दशक के शुरू में इनके संदर्भ में कई सिद्धांतों को विकसित किया गया। प्रोफेसर कैलेस्की व सैमुअल्सन ने आर्थिक उतार चढ़ावों के संबंध में गणितीय विश्लेषण प्रस्तुत किया। प्रावेगिक विश्लेषण पर हिक्स सैमुअल्सन का व्यापार चक्र गुणक त्वरक मॉडल है। तो इस प्रावेगिक विश्लेषण अधिक यथार्थ है
यद्यपि हमारे लिए स्थैतिक, तुलनात्मक स्थैतिक व प्रावेगिक आर्थिक विश्लेषण तीनों का ही महत्व है, लेकिन सबसे अधिक महत्व, चूँकि आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन होते रहते हैं तो इसलिए ये प्रावेगिक होती हैं, तो समष्टि आर्थिक प्रावेगिकी हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। आज ये बेसिक कंसेप्ट से जुड़ी हुई जो हमारी कुछ बिंदु थे जिन पे हमने चर्चा की, वो आज समाप्त होते हैं। हमारा ये चैप्टर बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट्स समाप्त हुआ। धन्यवाद। इससे संबंधित यदि आप नोट्स वगैरह डाउनलोड करना चाहें तो आपको लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। थैंक यू।